डियर स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहला वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग का मतलब समझते क्या हैं, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस सब के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आज जो देखते हैं वो है काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। पहला, काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। काउज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बॉन्ड बनता क्यों है। पहला देखते हैं, टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनता है। जैसा आपको बताए थे कि बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्जोथर्मिक प्रोसेस यानी सिस्टम का एनर्जी कम होगा, मॉलिक्यूल का एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी अपना कम करेगा तो स्टेबल केमिकल बॉन्ड बनाएगा। तो केमिकल बॉन्ड बनता क्यों चाहिए, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता क्यों है, मॉलिक्यूल के बीच में जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो बनता क्यों है, तो पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए बनता है। व्हेन अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन टू कंबाइनिंग when attraction force in between two combining atom is greater than when attraction force in between two combining atom is greater than repulsion force। When attraction force in between two combining atom is greater than repulsion force, when attraction force in between two combining atom is greater than repulsion force, potential energy of the system decreases, therefore a stable chemical bond is formed। स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन के। स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन के। व्हेन अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम इज ग्रेटर देन रिपल्शन फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज, देयरफॉर ए स्टेबल केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब दो कंबाइनिंग एटम के बीच का
जब दो कंबाइनिंग एटम के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो रिपल्सन फोर्स से, तब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटता है और दोनों के बीच में, कंबाइनिंग एटम के बीच में स्टेबल केमिकल बॉन्ड बनता है। स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, और स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, अट्रैक्शन का होता है। तो केमिकल बॉन्ड बनाता क्यों है, तो पहला फैक्टर होता है टू मिनिमाइज पोटेंशियल एनर्जी, अपना पोटेंशियल एनर्जी को कम करने के लिए बनाता है। दूसरा होता है बी नंबर, एक्वायर ऑक्टेट। केमिकल बॉन्ड और क्यों बनाता है, तो टू एक्वायर ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनाता है। क्या होता है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट होता क्या चीज़ है, तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस एंड Cossel, according to Lewis and Cossel, elements having 1 to 7 electrons. According to Lewis and Cossel, elements having 1 to 7 electrons in the 1 to 7 electrons in the valence shell have tendency to acquire octet. According to Lewis and Cossel, elements having 1 to 7 electrons in the valence shell have tendency to acquire octet by loss of electron और gain of electron और sharing of electron. Elements having 1 to 7 electrons in the valence shell have tendency to acquire octet by loss of electron or by gain of electron or by sharing of electron is known as ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं इसको, ऑक्टेट रूल। दो साइंटिस्ट था, एक लेविस और एक कोसेल, ठीक ना। वो बताया था कि वो एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट में 1 से 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, उसका टेंडेंसी होता है ऑक्टेट गेन करने का। उसका टेंडेंसी होता है ऑक्टेट गेन करने का। कैसे गेन करता है, तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, या बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। इसी को कहते हैं क्या, ऑक्टेट
रूल कहते हैं। तो अब कौन एलिमेंट जो है वो लॉस करेगा, कौन गेन करेगा, ठीक ना, इस पर ध्यान देते हैं। तो पहले इसको नोट करिएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। Inert gas elements do not combine in normal condition. Inert gas elements do not combine in normal condition because their octet is complete. इनर्ट गैस एलिमेंट नॉर्मल कंडीशन में किसी से रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक ना। एक्सेप्शनल कंडीशन में कर सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में किसी से रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट। हेंस देयर potential energy is मिनिमम। इसीलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी, इनर्ट गैस एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। NaCl 281 287, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड? तो बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। by sharing of electron, by donation of electron, by exchange of electron, by complete transfer of electron।
यहाँ पर देखिएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें 281, क्लोरीन का देखें 287। एक इलेक्ट्रॉन ही लॉस करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके भी आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा। दोनों अपना अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ही इसको कंप्लीट ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक ना। दोनों के बीच ई मेटल है, ई नॉन मेटल है, कौन सा बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पर आता है, देखिए आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, 4 गो ऑप्शन दे दिए हैं यहीं पर, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा सब, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। पहला दिया हुआ है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड नहीं, क्या बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड। यहाँ शेयर थोड़ी हो रहा है, शेयर का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन आप दीजिए, म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक ना। तो इस तरह के शेयरिंग को से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बनता है। तो इसमें शेयरिंग तो हो नहीं रहा है, इसमें तो ट्रांसफ़र हो रहा है। दूसरा है बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, हम अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे रहे हैं और आप अपना इलेक्ट्रॉन हमको दे दीजिए। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई सा बॉन्ड नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने से कोई बॉन्ड बनता है नहीं। तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड नहीं बनता है, नो बॉन्ड। और बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक इलेक्ट्रॉन। देखिए अपना ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ये कंप्लीट ट्रांसफ़र करके क्लोरीन को दे रहा है, ठीक ना। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। फिर से इसको 1 मिनट ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। कम से कम देखने से तो पता चल जाएगा कि कौन किस में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट को यदि समझ लीजिएगा तो पहला बोल रहा है क्या कि इनर्ट गैस एलिमेंट जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में किसी से रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है, वो पहले से स्टेबल होता है। NaCl सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, नॉन मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281, क्लोरीन 287, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक ना। दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। क्रिस्टल वाला बॉन्ड बनेगा, सॉलिड वाला बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। कैसे बनता है, तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है डोनेशन से। डोनेशन का मतलब होता है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इसमें बॉन्ड बनेगा तो कोई एक एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, और बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। तो ये सब चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, ये सब को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे देखते हैं।
Cl2, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। Cl2 क्लोरीन गैस है, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। कैसे बनाते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले जो दोनों एटम है, दोनों एटम को लिख दीजिए, दोनों एटम को अलग अलग लिख दिए। दोनों के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को लिख दीजिए। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7, और इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या करते हैं कि जो भी दो एटम है उसको अलग अलग लिख दीजिए, और वो दो एटम अलग अलग लिखने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और उसके बाद चेक करिए कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो 7 इसके पास, 7 इसके पास शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 व 2 8, 2 2 4 2 6 व 2 8, दोनों एटम का क्या हो गया ऑक्टेट पूरा। इसी को कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। HCl, तो दोनों एटम को पहले अलग अलग लिखते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयर करेगा। हाइड्रोजन का डुप्लेट और क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन का डुप्लेट क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही सेल होता है, फर्स्ट सेल होता है, K सेल होता है, और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्यों? इसमें S सब सेल होता है, और S सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी जो होता है वो 2 होता है। नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया गैस NH3। NH3 ये देखिएगा, इसमें 2 से ज़्यादा एटम है। ये तो डाई एटॉमिक था, ठीक ना, तो आसानी से बना लिए। ये क्या है? पॉली एटॉमिक है, जिसमें 2 से ज़्यादा एटम पार्टिसिपेट किया है बॉन्ड बनाने में। तो देखते हैं पॉली एटम, तो NH3, ये हो गया नाइट्रोजन, 2। पॉली एटॉमिक में सबसे पहले क्या करते हैं कि सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करते हैं। पॉली एटॉमिक में सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं? तो जो लेस इन क्वांटिटी हो, ठीक ना, जो कम संख्या में हो उसको सेंट्रल एटम मानते हैं, और जो ज़्यादा की संख्या में उसको साइड एटम मानते हैं। डाई एटॉमिक में सेंट्रल एटम कैसे मानते हैं? तो जो लेस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका कम हो, उसको सेंट्रल एटम मानते हैं। तो खैर छोड़िए, हमको पॉली एटॉमिक में देखना है। तो नाइट्रोजन 1 गो है और हाइड्रोजन 3 गो है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है आउटर मोस्ट सेल में? तो 5 इलेक्ट्रॉन है। अब चलिए हाइड्रोजन को देखते हैं। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन लिख दीजिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये दोनों को क्या करेंगे? पेयरिंग, पेयरिंग, पेयरिंग। अब देखिएगा नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 व 2 8। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा NH3 में 2 कॉन्सेप्ट आता है, एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं,
और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पहला वाला में देखते हैं तो लिखेंगे Cl2 having वन बॉन्ड पेयर का, पेयर का मतलब जोड़ा, वन बॉन्ड पेयर एंड 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Cl2 में, क्लोरीन मॉलिक्यूल में 1 बॉन्ड पेयर और 6 लोन पेयर होता है। उसी तरह से NH3 में 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 1 2 3 गो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बनाने में भाग ले रहा है, और 1 लोन पेयर है। लोन पेयर किसको कहते हैं? तो जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करे उसको क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक ना। तो ये कुछ लेविस डॉट स्ट्रक्चर था जो ऐसे बनाते हैं, इसको आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक ना। एक चीज़ हमको ध्यान में रख के चलना है कि उसका ऑक्टेट कैसे भी कंप्लीट हो जाए। और आगे तो बहुत सारा भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है, ठीक ना, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। किस पीरियड के बाद सभी एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकता है, वो चीज़ आगे देखेंगे। हम यहाँ नॉर्मल लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, तो नॉर्मल हम समझाने की कोशिश किए हैं। एक्सेप्शनल वाला बाद में जहाँ पर आएगा, पढ़ाना होगा, वहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इसको नोट करिएगा। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट पर आते हैं। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट, अकॉर्डिंग टू लेविस, मॉलिक्यूल हैविंग according to Lewis, molecule having more or less than 8 electrons in the, according to Lewis, molecule having more or less than 8 electrons in the valence shell have tendency to, molecule having more or less than 8 electrons in the valence shell are exception of octet. Less or more than 8 electrons in the valence shell are exception of octet. It is of
following types. It is of following types. पहला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, पहला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। डिफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ये डिफिशिएंट का मतलब होता है कमी, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया हो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो या 8 से ज़्यादा हो, वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। जो 8 है वो तो एक्सेप्शन होगा ही नहीं, उसका तो ऑक्टेट पूरे है। तो जिस मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में, जिस मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, वो एक्सेप्शन के कैटेगरी में आता है। और इट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप, पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। किसको कहेंगे? दे हैव लेस देन 8 electrons in the valence shell. They have less than 8 electrons in the valence shell of central atom. They have less than 8 electrons in the valence shell of central atom. They have less than 8 electrons in the valence shell of central atom. Therefore, known as इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल कहते हैं। चलिएगा, इसको नोट करिएगा, आगे देखते हैं। They are normally electron acceptors. They are normally electron acceptors. Therefore they behave as Lewis base. They are normally electron acceptors. क्या होता है? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है। Therefore they behave as, कैसा बिहेव करता है? लेविस एसिड की तरह, Therefore they behave as लेविस एसिड। कैसा बिहेव करेगा?
लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ बोरॉन इज ऑलवेज न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ बोरॉन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। बोरॉन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, हमेशा उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ बोरॉन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। मॉलिक्यूल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम that is banana bond. Molecule having 2 electron 3 atom that is banana bond is always electron deficient. Molecule having 2 electron 3 central atom that is banana bond is always क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं BF3 BCl3 BH3 CO AlCl3 B2H6 Al2CH3 whole 6 BF3 BCl3 BH3 CO AlCl3 B2H6 Al2CH3 whole 6 etc. B2H6 और Al2CH3 whole 6 यही जो होता है बनाना बॉन्ड बनाता है। बनाना बॉन्ड क्यों बनाता है? तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनाता है। बनाना बॉन्ड क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बनाता है, ठीक ना। तो ये कुछ कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो अनस्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? डाइमर बनाएगा। कुछ एक और कंपाउंड होता है BeCl2 etc. कुछ मोनोमर डाइमर बना के अपना स्टेबिलिटी गेन करता है, कुछ पॉलीमर बना के अपना स्टेबिलिटी गेन करता है, कुछ क्या बोलता है उसको, बनाना बॉन्ड बना के अपना स्टेबिलिटी गेन करता है, ठीक ना। तो बहुत सा तरीका है स्टेबिलिटी गेन करने का, उस सभी में से हमको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करना है, ठीक ना। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखवाए हैं, फिर से देखिएगा, एक बार और समझाते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का मतलब है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है, तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। लेविस साइंटिस्ट का नाम है, फिजिकल में पढ़िएगा, एसिड बेस वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। लेविस एसिड, लेविस बेस, ब्रोनिस्टीड एसिड, ब्रोनिस्टीड बेस के बारे में वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो लेविस एसिड किसको कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वो लेविस एसिड कहलाता है, ठीक ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ बोरॉन, बोरॉन का न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिस पर कोई चार्ज नहीं हो वो हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ बोरॉन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। मॉलिक्यूल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम 3 सेंट्रल एटम दैट इज बनाना बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम दैट इज बनाना बॉन्ड इज ऑलवेज क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दिए हैं BF3, BCl3, BH3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जिसको हम एक्सप्लेन किए हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, AlCl3, B2H6, Al2CH3 6, BeCl2 etc. ये जो दोनों मॉलिक्यूल है B2H6 और Al2CH3 6 बनाना बॉन्ड बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में IIT या नीट दोनों में पूछा जा चुका है, ठीक ना, बनाना बॉन्ड के बारे में, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद आगे देखते हैं। AlCl3 अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसके कन्फिग्रेशन की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 2 12 3p कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 13 हो गया, 10 2 12 1 13। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, पहले बता चुके हैं। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल। एस में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। कितना क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा तो देखिएगा, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन में से अनपेयर्ड कितना है 1 है, आपको बताए थे जो अनपेयर्ड होता है वही बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, तो 1 अनपेयर्ड है, तो 1 क्लोरीन आपका जुट गया। बाकी तो पेयर्ड है, और पेयर्ड है तो बॉन्ड बनाएगा नहीं तब क्या होगा तो आपको बताए थे नॉर्मल कंडीशन और एक्साइटेड कंडीशन, ठीक नहीं। नॉर्मल कंडीशन में, एक्साइटेड कंडीशन में इसका 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ चला आएगा, तो ये वाला ये भी अनपेयर्ड हो गया, ठीक ना। तो ये दोनों अनपेयर्ड हो गया, तो 1 क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा और 1 क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा। 1 क्लोरीन इसमें, 1 क्लोरीन इसमें, और 1 क्लोरीन इसमें, बन गया 3 क्लोरीन। 3 क्लोरीन ऐड हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से ऐड होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है AlCl3, कैसे, तो 2 2 4 2 6 गो वैलेंस शेल में पूरा, 2 2 4 2 4 6 इलेक्ट्रॉन पूर रहा है वैलेंस शेल में। ये चलते क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। क्या है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। AlCl3 Al2Cl6 इसका दुगना कर दिए, जस्ट एल 1 था तो 2 कर दिए, 3 था तो 6 कर दिए। ये है मोनोमर फॉर्म, मोनोमर फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है, डाइमर फॉर्म। डाइमर का मतलब क्या तो डाई का मतलब 2, अमर का मतलब मेंबर, 2 मेंबर जब जुड़ता है तो क्या बनता है, डाइमर बनता है।
तो ये हो गया मोनोमर फॉर्म, ये हो गया डाइमर फॉर्म। ई जो होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होता है? sp2 होता है। ई जो होगा वो जितना भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है, जितना भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। जितना भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। 6 इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। डाइमर फॉर्म जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। 8 इलेक्ट्रॉन होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और स्टेबल होता है। क्या होगा? स्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होता है, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक ना? स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे गेन किया, ठीक ना? कैसे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ठीक ना? कैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए हम आपको पहले भी बताए हैं, वहाँ पर आपको बताए हैं हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने में कि ओनली सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में केवल सिग्मा बॉन्ड भाग लेता है। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिएगा ऊपर वाला को मिटा के स्ट्रक्चर बनाते हैं। अल्युमिनियम कितना है? 2 अल्युमिनियम है। 2 अल्युमिनियम लिख लिए। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। 3 गो क्लोरीन एक अल्युमिनियम से। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। अब देखते हैं क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 2, 2 4, 2 6, एगो इसके साथ बॉन्ड बनाया। 2, 2 4, 2 6, एक इसके साथ, बॉन्ड बनाया। इसके साथ कोऑर्डिनेट बना लेगा और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना बताए थे बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसको देखिएगा थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं सजा के। क्लोरीन 2, 2, 2 4 और 2 6, यहाँ से ऐसे हो गया। वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना? तो देखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन क्या होता है? डोनर एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन सुनिएगा कि डोनर एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए और एक्सेप्टर एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन के पास क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। तो एक्सेप्टर यहाँ पर कौन है? अल्युमिनियम। तो देखते हैं 2, 2 4, 2 6,
अल्मीनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और क्लोरीन के पास देखिए 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद मिनिमम 1 लोन पेयर होना चाहिए, यहाँ तो 3 लोन पेयर है, ठीक ना। ऑक्टेट पूरा होने के बाद मिनिमम 1 लोन पेयर होना चाहिए, यहाँ 3 लोन पेयर है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डोनर टू एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक ना। डोनर एटम ही दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक ना। Al2Cl6। अब यहाँ पर देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड जितना रहता है उतना ही ऑर्बिटल भाग लेता है बॉन्ड बनाने में। तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 ऑर्बिटल भाग लेगा। यहाँ भी 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 ऑर्बिटल भाग लेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ऑक्टेट 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है, स्टेबल हो गया, ठीक ना। तो AlCl3 जो है वो मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाइमर फॉर्म में उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो स्टेबिलिटी को क्या करता है? गेन कर लेता है। चलिएगा इसको नोट करिएगा। AlF3 और AlCl3 ये जो होता है AlF3 स्टेबल होता है और AlCl3 जो होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। AlF3 स्टेबल और AlCl3 जो होता है अनस्टेबल होता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, आयोनिक बॉन्ड होता है और ये जो होता है अनस्टेबल होता है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है डाइमर बनाता है, फॉर्म डाइमर बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, डाइमर बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये आयनिक कैसे बनाता है? तो देखिएगा AlF3 ये जब टूटता है तो आयन Al3++ 3F- में टूटता है, यानी कंप्लीट प्लस और माइनस में टूटता है, ठीक ना। इसमें शेयरिंग से नहीं बनता है, बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। ये चलते ही क्या हो गया? आयनिक फॉर्म में, और ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है। यही चलते ही क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है डाइमर बनाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। तो AlF3 और AlCl3 में आपसे क्वेश्चन क्रिएट करेगा कि AlF3 जो होता है वो क्रिस्टल होता है और AlCl3 जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है। AlF3 स्टेबल होता है वाइल AlCl3 अनस्टेबल होता है। क्यों होता है? तो आप बोलिएगा कि AlF3 जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक फॉर्म में होता है,
लेकिन AlCl3 कोवैलेंट फॉर्म में होता है, ये आयनिक नहीं होता है। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से AlCl3 बनता है, इस चलते क्या होता है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण ये क्या करता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण ये क्या करता है, तो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट बीई, बीई बोले तो बेरिलियम, एक्सेप्ट बीई यानी बीई को छोड़कर फ्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल, एक्सेप्ट बीई फ्लोराइड एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल आर आयनिक। जितना भी मेटल का फ्लोराइड हो या ऑक्साइड हो, जितना भी मेटल है सभी का फ्लोराइड और ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, आयनिक होता है। एक्सेप्ट क्या, बीई को छोड़कर। बेरिलियम के फ्लोराइड और ऑक्साइड जो होगा वो आयनिक नहीं होता है, कोवैलेंट होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर BeCl2, बीई आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन इधर जोड़ दिए, एक क्लोरीन इधर जोड़ दिए। इसका पॉलीमेराइजेशन करवाएं। पॉलीमेराइजेशन का मतलब क्या होता है, तो पॉली का मतलब मेनी, अमर का मतलब मेंबर, बहुत सारा मेंबर जब जुटेगा तो पॉलीमर बनेगा। इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 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 ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ शेयरिंग करेगा। इसको और दूर में बना दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8। ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये कोई नेक्स्ट एटम के साथ करेगा, इस पर कोई नेक्स्ट एटम देगा, इधर से कोई नेक्स्ट एटम देगा, और ये किसी को देगा,
n मॉलिक्यूल ऐसे जुटेगा। n का मतलब क्या होता है, तो 10 to 100, n का मतलब 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल, तो उसको पॉलीमर कहते हैं। सभी का देखिएगा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सभी का ऑक्टेट देखिएगा कंप्लीट हो। तो BeCl2 के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसका जब पॉलीमराइजेशन करवा दिए, पॉलीमर करवा दिए, तो इसका कितना हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो BeCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है, मेनली BeCl2 पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसका पॉलीमराइजेशन करवा दिए, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है सब, ठीक ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाया है। ये जो होता है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और इसका पॉलीमराइजेशन करवा दिए, तो ये क्या हो गया, स्टेबल फॉर्म में आ गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा। मोनोमर फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, अनस्टेबल, हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, ये स्टेबल होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, ये गैसियस फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड BeCl2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड बनाता है, उसको याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट इसको उतार लीजिएगा। BH3 मोनोमर फॉर्म है, B2H6 डाइमर फॉर्म है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, अनस्टेबल होता है। इस सब के इसके बारे में इंफॉर्मेशन, मोनोमर फॉर्म है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट BH3 3 को हाइड्रोजन, 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होता है, अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। डाइमर फॉर्म होता है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, लेकिन क्या होता है, स्टेबल होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, लेकिन क्या होता है, स्टेबल होता है।
कैसे स्टेबल होता है? तो देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका B2H6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा? E हो गया B, E हो गया B, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से। E इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करेगा, E इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स डेवलप करेगा। देखिएगा कैसे हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर बनाना की तरह लग रहा है, ठीक ना। बोरॉन, हाइड्रोजन, बोरॉन, ये तीनों मिलके क्या करेगा कि एक इस तरह से कर्व स्ट्रक्चर बनाता है, जस्ट लाइक बनाना। इसी को बनाना बॉन्ड कहते हैं। और चलिएगा देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यही है बनाना बॉन्ड। यही आपका क्या है? बनाना बॉन्ड है। 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम। कितना बॉन्ड है ऐसा? 2 गो है। बनाना बॉन्ड देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इधर कर्व वाला को देखिए ध्यान से, इस कर्व वाला को ध्यान से देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को, ई बॉन्ड को बना। अट्रैक्शन फोर्स में तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया नहीं है, यहीं पर दोनों बॉन्ड ना है, खाली एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन दिया है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दिया है। इस अट्रैक्शन फोर्स में इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, लेकिन अट्रैक्शन बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्शन हुआ है, ठीक ना। तो एक कर्व में देखिएगा तो 1 2 3 गो एटम है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी को कहते हैं क्या? मिल के बनाया है बनाना बॉन्ड। 2 गो बनाना बॉन्ड, एगो यहाँ और एगो यहाँ, एगो नीचे है और एक क्या है? ऊपर है। इसको ध्यान से देखिएगा, बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में, तो इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम। ऐसा ऐसा कितना है? टोटल 4 बॉन्ड है। 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे? टर्मिनल वाला, किनारे वाला है।
ऐसा ऐसा टोटल कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। 4 इलेक्ट्रॉन 4 सेंट्रल एटम, 4 इलेक्ट्रॉन 4 एटम का कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। कौन सा वाला, तो एस्फेरिकल वाला। एस्फेरिकल बोले तो ये पूरा सर्किल को मिला के, तो एस्फेरिकल वाला 4 इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन का एक बॉन्ड बना है। तो इस तरह से बनाना बॉन्ड एक्सप्लेन हुआ। B2H6 में 2 बनाना बॉन्ड है। या अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन तो डिफिशिएंट है ही, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो है ही, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स बन जाने के कारण, ये कर्व स्ट्रक्चर बन जाने के कारण, बनाना बॉन्ड बन जाने के कारण ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के बावजूद स्टेबल हो जाता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है which is इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, which is इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है NH3, तीसरा ऑप्शन है BeCl2 और चौथा ऑप्शन है BCl3। 4 ऑप्शन है, चारों में से हमको पहचानना है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है। यदि इस तरह के ऑप्शन रहे SF2 IF, तीसरा NH3, चौथा BeCl2, इस तरह के रहे तो क्या टिक मारेंगे, C2H6 दूसरा, B2H6 तीसरा, Al2Cl6 और चौथा ऑल। 3 तरह के क्वेश्चन है, आपको 3 तरह के ऑप्शन है, ठीक ना। उसमें से हमको पहचानना है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है, ठीक ना। चलिए देखते हैं, पहचानते हैं। H2O ऑक्टेट कंप्लीट है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर H2O का बनाइएगा तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हुआ, 2 हाइड्रोजन और इस पर 2 लोन पेयर होगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट। NH3 तो ऑक्टेट कंप्लीट है। BeCl2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, BeCl2 क्या है, और BCl3 ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक ना। बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ बोरॉन बोलाए थे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। BeCl2 अभी बताए हैं मोनोमर गैसियस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब आंसर क्या होगा, आंसर तो एक ही मारना है, बोथ है नहीं, एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर देना नहीं है, तो क्या टिक मारेंगे, तो टिक मारेंगे BeCl3, BeCl2 नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे, क्योंकि BeCl2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है लेकिन ये पॉलीमर बनाता है, लेकिन BeCl3 पॉलीमर नहीं बनाता है, BeCl3 पॉलीमर नहीं। तो ये तो पॉलीमर बना के ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, लेकिन ये कभी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस तरह के ऑप्शन रहेगा तो क्या मारेंगे, BeCl3। यहाँ पर देखिएगा SF2 ऑक्टेट कंप्लीट है, IF ऑक्टेट कंप्लीट है, NH3 ऑक्टेट कंप्लीट है, BeCl3 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्या टिक मारेंगे, तो एक को तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये इसी को टिक मारेंगे। C2H6 इथेन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। B2H6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। Al2Cl6 डाइमर फॉर्म है AlCl3 का,
तो क्या हो जाएगा B2H6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो इस तरह के ऑप्शन रहेगा तो उस तरह से मारेंगे, ठीक ना। तो इस सब जो पॉइंट था आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट से रिलेटेड था जो कि आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद पढ़ना है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या होता है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो आज इतने ही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।